Welcome back all the class 12th students. This is again a CBSE class 12th class from the book Flamingo. We'll be taking the first chapter, the last lesson. In the last video we have seen the first poem, My Mother at 66, and thank you so much for all the applause. Thank you so much for appreciating. I'll keep on working for all your appreciations. Keep supporting. It gives me immense pleasure to bring you this lecture. I hope you would understand the lecture properly and you would like it. So today we'll be seeing the Flamingo chapter 1, the last lesson, and it's written by Alphonse Daudet. And before starting the chapter, of course, we'll see the introduction of the chapter. The last lesson is written by Alphonse Daudet. See, before going into the chapter, let me just introduce what the chapter is. There was a war between France and Prussia, where France was defeated by Prussia. एक फ्रांसो प्रशियन वॉर हुआ था 1870 से 1871 के बीच में, जहाँ पे फ्रांस जो है हार गया था प्रशिया से। और ये जो पूरा आर्मी था उसको लेड किसने किया था? ओटो वन बिस्मार्क ने। तो यहाँ पे जो ये स्टोरी है ये फ्रांस के दो टेरिटरी की स्टोरी है। नेम था एल्सिस एंड लॉरेन, फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट के नाम है ये एल्सिस एंड लॉरेन, जो कि अब प्रशियन हैंड्स में चले गए हैं। पहले ये फ्रांस, क्योंकि अब फ्रांस हार चुका है तो अब ये प्रशिया के हाथ में चले गए हैं। तो नए ऑर्डर्स क्या हैं कि अब यहाँ पे फ्रांस में पढ़ाई नहीं होगी और नाउ द स्टूडेंट्स विल बी टॉट इन जर्मनी। ये जो पूरी स्टोरी है इसे नरेट किया है एक बच्चे फ्रैंक ने। फ्रांस इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी और ये फ्रांस का लास्ट लेसन है। कैसे है, क्यों है, विल सी। Now let's see the introduction of the chapter. The last written by Alphonse Daudet narrates about the 1870, the year 1870, when Prussian forces under Bismarck attacked and captured France. जब प्रुशियन फोर्सेस ने अटैक कर दिया था और कैप्चर कर लिया फ्रांस को, और ये किसके अंडर में हुआ था? ओटो वन बिस्मार्क के अंडर में। जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट थे एल्सिस एंड लॉरेन went into Prussian hands. The new Prussian rulers discontinued the teaching of French in the school of these two districts. तो नए ऑर्डर्स आ गए कि अब यहाँ पे डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा फ्रेंच पढ़ाना और अब यहाँ पे जर्मन में पढ़ाई होगी। The French teachers were asked to leave, और जो टीचर्स फ्रेंच पढ़ाते थे उनको जाने को कहा गया। और ऐसे ही एक टीचर हैं, द कैरेक्टर इन द स्टोरी मिस्टर एम हैमिल। अब ये नहीं रह सकते थे इस स्कूल में, जो कि ये हमारे नरेटर फ्रांस के टीचर हैं। एम हैमिल कुड नो लॉन्गर स्टे इन द स्कूल, स्टिल ही गेव हिज लेसन, लास्ट लेसन टू हिज स्टूडेंट्स विद अटमोस्ट डिवोशन। अपने पूरे डिवोशन और डेडिकेशन और सिंसियरिटी के साथ उन्होंने अपना लास्ट लेसन पढ़ाया था। वन सच स्टूडेंट ऑफ एम हैमिल, फ्रांस, हु ड्रेडेड फ्रेंच क्लास and M. Hamill's iron rod, came to the school that day thinking that he would be punished because he had not learned his lessons on participle. तो ये M. Hamill की क्लास में एक स्टूडेंट थे हमारे नरेटर फ्रांस, जो बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। हु ड्रेडेड फ्रेंच क्लास, जो फ्रेंच क्लासेस से बहुत डरते थे। कुछ लोग होते हैं जो ग्रामर और इंग्लिश क्लासेस से बहुत डरते हैं। तो वन सच बॉय वॉज आर नरेटर फ्रांस, और वो मिस्टर एम हैमिल के जो आयरन रॉड था जिससे वो पनिश करते थे उससे भी बहुत डरते थे। और इस दिन वो स्कूल आया था डरते डरते कि उसको पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि होमवर्क दिया गया था पार्टिसिपल्स लर्न करने को। और पार्टिसिपल्स पार्टिसिपल्स पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, आईएनजी फॉर्म द वर्ब एंड ईडी फॉर्म द वर्ब। गो थ्रू इट when in class 12th. But on reaching the school, he found Hamill dressed in his fine Sunday clothes. बहुत proper party wear clothes में वो अच्छे clothes, well dressed थे. And the old people of the village sitting quietly on the back benches. Now he is more confused. अरे ये बूढ़े लोग क्यों बैठे हैं पीछे benches पे? It was due to an order from Berlin. अब थोड़ी देर बाद पता चलता है, रिवील होता है कि ये क्यों था, क्योंकि बर्लिन से न्यू ऑर्डर्स आए हैं। That was the first day when he realized that how important French was for him. But it was his last lesson in French. उस दिन जब वो आखिरी लेसन था तब फ्रांस को, हमारे नरेटर को रियलाइज़ हुआ
कि फ्रेंच बहुत इम्पॉर्टेंट था, पर तब तक बहुत लेट हो चुकी थी। ये लास्ट लेसन था फ्रेंच में। द स्टोरी डिपिक्ट्स द पैथोस मीन्स पैथी, फीलिंग्स, depicts the feeling of the whole situation about how people feel when they don't learn their own language। ये whole story क्या डिस्क्राइब करता है, कैसे हमारे नैरेटर को एक लूज़र जैसी फीलिंग आ रही थी। क्यों लूज़र जैसी फीलिंग आ रही थी? क्योंकि जो हमारे नैरेटर हैं उन्होंने अपनी ही लैंग्वेज फ्रेंच नहीं पढ़ी थी, तो अब उनको बुरा लग रहा है जब उनको सामने पता चला कि ये उनका लास्ट लेसन है। It tells about how the significance of one's language in one's life for the very existence of a race and how important is it to safeguard it। तो बहुत ज़रूरी है इसको बचाना, पर कई बारी ये नहीं हो पाता है और यही ये चैप्टर डिपिक्ट करता है। So the story we have seen in the introduction that we are talking about French district and the name of the district is Alsace-Lorraine, ALSACE, and Lorraine is LORRAINE। These are the two district and the orders are, what are the orders? जो order है वो क्या है? order ये है कि अब इन दोनों डिस्ट्रिक्ट एल्सिस और लॉरेन में फ्रेंच में पढ़ाई नहीं होगी। ऑर्डर आया कहाँ से? बर्लिन से। किसने दिया है? प्रूशियन पावर्स ने। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रांस को हरा दिया है। अब कैरेक्टर हैं दो स्टोरी में, हमारे नैरेटर फ्रांस और एम हैमिल जो कि टीचर हैं, जो कि अपना लास्ट लेसन फ्रेंच में देंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट द ऑथर अल्फोंसे डौडे। ही वॉज बॉर्न इन 1840 इन फ्रांस एंड डाइड इन 1897। ये फ्रेंच नॉवलिस्ट थे, फ्रेंच में नॉवल लिखते थे और शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे। पहले ये स्कूल टीचर थे। He quit it to make a living as a journalist in Paris, और फिर उसको छोड़कर स्कूल टीचिंग एक जर्नलिस्ट बन गए पेरिस में। He took to writing his poem and collected into a volume called Les Amorisses। So he took and written and compiled all the poems of his into a volume। Now the theme of the chapter, why is this chapter taught to you? आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? The last lesson revolves around the language and it's important to the citizen। Importance क्या होती है किसी की खुद की लैंग्वेज की? जब खुद का एग्जिस्टेंस और आइडेंटिटी ख़त्म हो जाता है तो कैसा लगता है? It is the duty of every citizen to safeguard the language of the country as it is the identity of that country। The lesson depicts how defeating France in the war, the Prussian wanted to rule over। ठीक है, रूल ओवर तक ठीक है, बट नॉट ओनली टू द टेरिटरी ऑफ फ्रांस बट ऑल्सो टू द माइंड्स ऑफ द पीपल। ऑल्सो दे वर प्लेइंग विद द हार्ट्स ऑफ द पीपल बाई टेकिंग अवे देयर ओरिजिनल लैंग्वेज, देयर ओरिजिनल आइडेंटिटी। द स्टोरी reinforces the fact that we value something more when it is lost। Also this is a very important point। ये जो हमारे नैरेटर फ्रांस हैं उनको तब तक इम्पॉर्टेंस नहीं समझ में आती है जब तक उनको ये नहीं पता चलता है कि ये उनका लास्ट लेसन था फ्रेंच में। तब उनको रियलाइज़ होता है दैट ही नोज़ नथिंग अबाउट इट। सो वी स्टार्ट रियलाइजिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ थिंग्स either once we lose it or we are about to lose it। The pain and anguish of the students and the teacher is evident as everyone realizes how important things are taken for granted। Many important things in our life are present around us but we take it for granted। We don't give it importance। हम उसको बिल्कुल importance नहीं देते हैं। The lesson emphasizes the importance of mother tongue for everyone and the need to realize the fact that it's our language that gives us identity, respect and freedom। तो एक तरह से लैंग्वेज छिन जाना मतलब स्लेवरी था। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज है वो क्या सिग्निफाई कर रहा है? वो कह रहा है कैसी लैंग्वेज हमें हमारी आइडेंटिटी, रिस्पेक्ट और फ्रीडम दे। सो वी हैव सीन द इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर अबाउट द ऑर्डर एंड द थीम। See, I'm reading every line so that it might be clear for you। It's your class 12th, so you have to be serious about these things। There are many important points of the chapter। These points, of course, we will see, but we'll see after reading the chapter। Now let's get into the chapter without any delay। Let's start। We have seen about the author, and this is your NCERT book। You can download the NCERT app for the books। Now let's start the chapter। I refers to the narrator Franz, who will narrate this whole story। I started for school very late that morning and was in great dread of a scolding, especially because
M. Hamel has said that he would question us on participles, and I did not know the first word about them. See the first line. I. I is who? France. FRANZ. फ्रांस है जो अपने स्कूल के लिए बहुत लेट से शुरू करते हैं उस मॉर्निंग। वो बहुत लेट हो चुके होते हैं, शायद लेट सो के उठे थे, और वो बहुत डरे हुए थे। वॉज इन ग्रेट ड्रेड, बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। ऑफ अ स्कोल्डिंग, डर किस बात का था कि वो डांट खाएंगे। स्पेशली किस वजह से? बिकॉज एम हेमल हैज़ सेड ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, क्योंकि उनके जो टीचर एम हेमल हैं उन्होंने कहा है कि वो उनसे सवाल पूछेंगे। किस पे? पार्टिसिपल्स पे पूछेंगे, एक टॉपिक ऑफ ग्रामर पे क्वेश्चन पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड अबाउट देम, और ये उसके बारे में एक शब्द नहीं जानते थे, पहला शब्द भी नहीं जानते थे। फॉर अ मोमेंट आई थॉट ऑफ रनिंग अवे एंड स्पेंडिंग द डे आउट ऑफ डोर्स। एक मिनट के लिए तो मैंने सोचा कि मैं भाग जाऊं और जो दिन है अपना वो कहाँ बिताऊं? बाहर। स्कूल जाने की ही ज़रूरत नहीं है। इट वॉज सो वार्म, सो ब्राइट। उस कोल्ड कंट्रीज़ में वो वेदर बहुत प्लेजेंट था, बहुत वार्म था, ब्राइट था डे। द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ वुड्स, और जो जंगल था, वुड्स था, उसके किनारे पे जो बर्ड्स थे वो चहचहा रहे थे, चर्पिंग कर रहे थे। एंड इन द ओपन फील्ड्स बैक ऑफ द सॉ मिल द प्रेशियन सोल्जर्स वर ड्रिलिंग। सॉ मिल वो जहाँ पे वुड रख के काटते हैं, आरा मशीन, यू माइट हैव हर्ड। तो वहाँ पे जहाँ पे प्रेशियन सोल्जर्स ड्रिल कर रहे थे ओपन फील्ड के पीछे, वो भी सुनाई दे रहा था। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल्स। तो कह रहा है ये बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव था, कम से कम वो रूल ऑफ पार्टिसिपल पढ़ने से तो ज़्यादा। बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट, पर मेरे पास ताकत थी खुद को रोकने की, टू रेजिस्ट, एंड हरीड ऑफ टू स्कूल। और इन सब फीलिंग्स को उन्होंने रेजिस्ट किया, उन्होंने अपने अंदर रोका और वो स्कूल की तरफ भाग गए। सो दिस वॉज द फर्स्ट पैराग्राफ। व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन द फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड। और जब ये टाउन हॉल से पास किए, टाउन हॉल जो उनका हॉल था, वहाँ पे एक बुलेटिन बोर्ड लगा था जहाँ पे न्यूज़ अपडेट्स होते थे। उसके सामने बहुत ज़्यादा भीड़ खड़ी हुई थी। For the last 2 years, all our bad news had come from here. The lost battles, the draft, the order of the commanding officer, and I thought to myself without stopping, what matter now? What can be the matter now? अब ये बता रहे हैं कि जो बुलेटिन बोर्ड है वहाँ पे पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें आ रही है, सारे बैड न्यूज़ आ रहे हैं। जो भी वॉर की न्यूज़ है, जितने भी वॉर बैटल्स ये लोग हारे हैं, जो भी नए ऑर्डर हैं, जो भी नया ड्राफ्ट है, जो भी नया ऑर्डर कमांडिंग ऑफिसर देते हैं, वो सब यही बुलेटिन बोर्ड पे लगाया जाता है। और ये तब भी रुक नहीं रहे हैं, ये क्लास की तरफ भागते जा रहे हैं। एंड विदाउट स्टॉपिंग खुद से पूछते हैं अब क्या हो गया? वॉट कैन बी द मैटर नाउ? Then, as I hurried by as fast as I could, the blacksmith watcher, who was there with his apprentice reading the bulletin, called after me, "Don't go so fast, Bub. You will get to your school in plenty of time." और जैसे देन एज आई हरीड, जैसे मैं तेज़ी से भागते हुए जा रहा था, तो जो ब्लैकस्मिथ था, जो लोहार था, उसने जो कि अपने अप्रेंटिस के साथ खड़ा था, अपने हेल्पर के साथ खड़ा था, जो अप्रेंटिस भी जो उनसे सीख रहा होता है, जो अपने हेल्पर के साथ खड़ा होता है, वो पीछे से चिल्ला के बोलता है, डोंट गो सो फास्ट बाप, इतनी तेज़ मत भागो, तुम्हें अपने स्कूल जाने में काफ़ी समय है। और वो कहते हैं कि ठीक है, अभी बहुत समय है स्कूल जाने में, बट ही डिड नॉट पे अटेंशन। नाउ व्हाट द नैरेटर सेज नेक्स्ट, सी, I thought he was making fun of me and reached M. Hamel's little garden all out of breath. और इन्होंने लगा कि ये मजाक उड़ा रहे हैं फिर से, क्योंकि ये लेट है, और ये हाफते हुए एम हैमल के छोटे से गार्डन में पहुंच गए। Usually when school began, there was a great bustle which could be heard out in the street, the opening and closing of desks, lessons repeated in unison, very loud, with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler tapping on the table. तो यूजुअली स्कूल की कंडीशन क्या क्या होती थी? सी, पहला, स्कूल जब शुरू होता था, व्हेन द स्कूल बिगन, देयर वाज अ ग्रेट बसल, बहुत हलचल होती थी, बहुत नॉइजी होता था। द नॉइज कुड बी हर्ड इवन इन द स्ट्रीट, गलियों में भी सुनाई देता था। जो डेस्क उठा पटक, जैसे आप लोग भी व्हेन यू एंटर इन द क्लास, ओपन योर बुक्स, इवन दैट मेक्स नॉइज। तो ऐसे यहाँ भी
बहुत नॉइजी होता था। और जब लेसन्स रिपीट होते थे यूनिसन में एक साथ, जब छोटे बच्चे जैसे हमारे यहाँ पढ़ते हैं एक साथ यूनिसन में, जब बहुत लाउडली लेसन्स लर्न करते हैं, कान पे हाथ रखें ताकि किसी और की आवाज़ ना सुनाई दे और हमें बेहतर समझ में आए। और इसके साथ साथ किस चीज़ की आवाज़ थी? टीचर्स ग्रेट रूलर टैपिंग ऑन द टेबल। जो टीचर्स का रूलर होता था जो टेबल पे रैप करता था, दैट कुड ऑल्सो बी हर्ड। ऑल दीज थिंग्स, ये सब सुनाई देता था। बट नाउ ऑल्सो स्टिल नाउ ही इज़ वेरी शॉक्ड। अरे पर अभी तक सब कुछ इतना शांत कैसे है? I had counted on the commotion to get my desk without being seen, but of course, that day everything had to be as quiet as Sunday morning. और इनकी आदत हो गई थी, इनका कमोशन था, इनका क्या प्लान था कि ये जैसे सब कुछ नॉइजी होता था तो इसी में ये जल्दी से चले जाते थे और अपनी सीट पे बैठ जाते थे विदाउट बीइंग नोटिस, ताकि इनको कोई नोटिस ना करे। पर उस दिन तो ये सब पॉसिबल ही नहीं था, क्योंकि सब कुछ इतना शांत था, इतना प्रॉपर था, जैसे संडे मॉर्निंग को होता है, सब कुछ क्वाइट होता है वैसे था। तो इनको जाना ही पड़ता। थ्रू द विंडो आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस। और जब ये विंडो से देखते हैं तो इनके जो क्लासमेट्स थे वो अपनी अपनी जगह पे बैठे थे। एंड एम हेमल वॉकिंग अप एंड डाउन विद हिज टेरिबल आयरन रूलर अंडर हिज आर्म। और जो एम हेमल थे इनके टीचर, वो आगे पीछे बढ़ रहे थे और उनका जो रूलर था इनके आर्म के अंडर था। आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर एवरीबडी। यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। नाउ इज टेलिंग कुछ ऑप्शन नहीं बचा और मुझे डोर ओपन करके सबके सामने से जाना पड़ा। आप सिचुएशन इमेजिन कर सकते हैं जब सब लोग बैठे हो और वहाँ से जाना हो। द नैरेटर इज टेलिंग टू यू हाउ फ्राइटेंड आई वॉज। But nothing happened. M. Hamel saw me and said very kindly, "Go to your place quickly, little Franz. We were beginning without you." पर कुछ नहीं हुआ उस दिन। एम हेमल ने बहुत काइंडली, बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली कहा कि अपने प्लेस पे जाओ जल्दी से लिटिल फ्रांस, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। वी वर बिगिनिंग विदाउट यू, वी वर गोइंग टू स्टार्ट विदाउट यू। आई जम्प्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क. Not till then, when I got a little over my fright, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. और अभी ये जल्दी से जाकर अपनी सीट पे बैठते हैं। नॉट टिल देन, तब तक ये थोड़ा सा नोटिस भी नहीं किए थे। और जब तक ये थोड़ा सा अपने डर से बाहर निकलते, व्हेन आई हैड गॉट अ लिटिल ओवर माई फ्राइट, अपने डर से थोड़ा बाहर निकलते, डिड आई सी, तो इन्होंने नोटिस किया कि जो इनके टीचर थे उन्होंने ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनी थी। हिज फ्रिल्ड शर्ट, जो इनकी फ्रिल्ड शर्ट थी, हिज लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, सब पे एम्ब्रॉयडरी थी। दैट ही नेवर वोर एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। सो एक्सेप्ट ऑन इंस्पेक्शन डेज एंड प्राइज डेज, इन दोनों दिन के अलावा, जब चेकिंग के लिए जाना होता था, और प्राइज डेज, इन दोनों दिन के अलावा ये इतने वेल ड्रेस्ड होके नहीं आते थे, पर आज आए थे। बिसाइड्स द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज, और सिर्फ उनका ड्रेस नहीं, उसके साथ साथ क्या स्ट्रेंज था, पूरा स्कूल ही स्ट्रेंज लग रहा था। But the thing that surprised me was to see on the back benches that were always empty, the village people sitting quietly like ourselves. Old Hauser with his three-cornered hat, the former mayor, the former postmaster, and several others beside. Now he is very surprised. ये एक से एक सरप्राइज मिलते जा रहा है हमारे नैरेटर को। अभी ये पहले डर से बाहर ही आए थे कि इन्होंने नोटिस किया अपने वेल ड्रेस टीचर को, जो कि इंस्पेक्शन डे या प्राइज डेज पे ही ऐसे तैयार होते हैं, और इससे बाहर ही आते तो इनको एक और सरप्राइज़ मिल गया कि ये नोटिस करते हैं जो पीछे की बेंचेस खाली रहती है उस पर विलेजर्स बैठे होते हैं। ओल्ड हाउसर जो अपनी थ्री कॉर्नर्ड हैट पे बैठा हुए हैं, और जो पुराने मेयर थे, फॉर्मर पोस्टमास्टर, और बहुत सारे लोग। Everybody looked sad, and Hauser had brought an old primer thumbed at his edges, and he held it open on his knees with great spectacle lying across the pages. और ये जो बूढ़ा हॉजर था, अपनी ये जो इनकी ट्राईएंगल्ड कैप थी उसके साथ बहुत सारे लोगों के साथ बैठे थे, और ये कोई प्राइमर लेके आए थे, एक पुराना कायदा लेके आए थे, ओल्ड प्राइमर, जिसके किनारे को उन्होंने थोड़ा सा टैप करके ओपन किया, और अपने घुटनों पे रखकर, बाय कीपिंग ऑन हिज नीज, ही वॉज सीइंग अक्रॉस द पेजेस।
और ये सब ये देख ही रहे थे. While I was wondering about it all, M. Hamel mounted his chair, and in the same grave and gentle tone which he had used to me, he said. अब एम हेमल बैठ गए अपनी चेयर पे और उसी जेंटल टोन में, उसी पोलाइट टोन में, जिस टोन में उन्होंने हमारे नैरेटर से बोला था जब वो क्लास में एंटर किए, उसी पोलाइट टोन में ये बोलते हैं, माई चिल्ड्रेन, this is the last lesson I shall give you. The order has come from Berlin to teach only German in the school of Alsace and Lorraine. The new master comes tomorrow. This is your last French lesson. I want you to be very attentive. Now the secret has revealed. Now it is disclosed. What was the twist? Now the Mr. M. Hamel says, what? My children, this is the last lesson I shall give you. ये है लास्ट लेसन जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ. बहुत ही जेंटल टोन में ये बोल रहे हैं और ये बताते हैं कि बर्लिन से ऑर्डर आया हुआ है कि जो जर्मन पढ़ाया जाएगा. कौन से स्कूल्स में? जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट है एल्सेस और लोरेन के, उसमें क्या पढ़ाया जाएगा? जर्मन पढ़ाया जाएगा. और कल से न्यू मास्टर आ रहे हैं, तो ये जो एम हेमल हैं इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, इनका पैकअप कराया जा रहा है. और ये बच्चों से कहते हैं, आई वॉन्ट यू टू बी वेरी अटेंटिव. What a thunderclap these words were to me. और ये वर्ड्स बहुत ज़्यादा बिजली की तरह किसको लगे? हमारे नैरेटर फ्रांस को. Oh the wretches, that was what they had put up at the town hall. और यही न्यूज़ था जो टाउन हॉल पे लोग पढ़ रहे थे. Oh wretches means the old sad people, all the sad people. It refers to the sad people. My last French lesson? Why? I hardly knew how to write. I should learn anymore. I must stop there then. And now he is very confused. Oh my God, this is my last French lesson. ये मेरा आखिरी लेसन है. अभी तो मैं सही से जानता भी नहीं हूँ. मैं जानता नहीं हूँ कैसे लिखा जाता है. मुझे और सीखना है. मुझे तब वहीं रुक जाना चाहिए था. मैं क्या करूँ? Oh, how sorry I was for not learning my lessons, for seeking bird's egg, going sliding on the Saar, my books that had seemed such a nuisance a while ago, so heavy to carry. My grammar and my history of the saints were old friends, and now I couldn't give up. And now till now he is telling why I was wasting my time. I was going to see the eggs of the birds. पक्षियों के अंडे ढूंढने जाता था. सार पर फिसलता था, स्लाइड करता था. मेरी बुक्स जो अभी थोड़ी देर पहले मेरे लिए एक बोझ लगती थी, एक प्रॉब्लम लगती थी, मेरी ग्रामर और मेरी हिस्ट्री बुक, अब वो मेरे पुराने दोस्त जैसे लग रहे हैं जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता. जो अभी तक इनको एक बर्डन लग रही थी, वो अब इनको अपने फ्रेंड जैसे, एक ओल्ड फ्रेंड जैसी लग रही हैं जिन्हें ये नहीं छोड़ना चाहते हैं. And M. Hamel too. The idea that he was going away, I should never see him again, made me forget all about his ruler and how cranky he was. और सेम एम हेमल के लिए भी इनके लिए फीलिंग्स आ गई. जब इनको ये फीलिंग आई कि नाउ एम हेमल इज़ गोइंग एंड नाउ ही कुड नेवर एवर सी एम हेमल अगेन, जब वो दोबारा कभी नहीं देख पाएंगे एम हेमल को, तो ये सब भूल गए कैसे वो रूलर से अपने मारा करते थे. सब कुछ, हाउ क्रैंकी ही वॉज, हाउ इरिटेटिंग ही वॉज, हाउ सनकी ही वॉज बेसिकली. सो ही इज़ गोइंग टू फॉरगेट एवरीथिंग बिकॉज दिस पुअर मैन इज़ गोइंग टू गो अवे. Poor man, it was in honor of this last lesson that he had put on his fine Sunday clothes. And now he is now judging his clothes also. Okay, so this poor man has been putting this cloth because it was his last lesson. Now I understood why the old men of the village were sitting there. Now he is understanding everything. कि वो village के old men बैठे हुए थे back of the room में. It was because वो भी sorry feel कर रहे थे and they had not gone to school more. It was their way of thanking our master for his 40 years of faithful service. और ये लोग भी थैंक यू करने आए थे जो एम हेमल है उनकी 40 years of faithful service के लिए, और उनको रिस्पेक्ट दिखाने के लिए कि उन्होंने उनकी कंट्री को इतना सर्व किया. While I was thinking all of this, I heard my name called. और ये यही सब सोच रहे थे, इमेजिन कर रहे थे, और अचानक से इनका नाम बुलाया जाता है. It was my turn to recite. इस बार इनका नंबर था पढ़ने का, सुनाने का. What would I not have given to be able to say that dreadful rule for the participle all through, very loud, clear, and without one mistake. But I got mixed up
on the first words and stood there holding on to my desk, my heart beating and not daring to look up. इनका नंबर आ गया सुनाने का। अब पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के रूल्स, इनको ज़ोर से और बिना गलती के बोलना था, और ये तो हो ही चुका, ये इनसे नहीं होता बिकॉज इनको तो एक वर्ड भी नहीं आता था पार्टिसिपल का। पर इनको पहला शब्द जो है इन्होंने किसी तरह से बोलने की कोशिश की और उसमें ही सब इन्होंने क्या कर दिया, मिक्स अप कर दिया, और फिर वहाँ चुपचाप ये खड़े रहे, डेस्क को पकड़े हुए थे, एंड हिज हार्ट वॉज बीटिंग फास्ट एंड ही वॉज नॉट एबल इवन टू लुक अप, ऊपर देखने तक की हिम्मत नहीं थी। I heard M. Hemal say to me, I won't scold you little friends, you must feel bad enough. मैं इस बार तुम्हें डांटना नहीं चाहता, तुमको काफ़ी बुरा महसूस कर रहे होगे और होना भी चाहिए। You must feel bad. See how it is, देखो कैसा है आज ये सब कुछ। Every day we have said to ourselves, हर दिन हम रोज़, आप लोग भी यही कहते हैं, we have plenty of time, I learn it tomorrow। हर रोज़ हम अपने आप से कहते हैं अभी हमारे पास बहुत टाइम है, I learn it tomorrow, कल पढ़ लेंगे। But now you see where we have come out, अब देखो हम लोग कहाँ पहुँच गए हैं। that's a great trouble with Elsis, और यही है great trouble Elsis के साथ, कि अब हमारे पास कल पढ़ने का तो टाइम ही नहीं बचा है क्योंकि कल सब कुछ ख़त्म हो जाएगा ना। दोज फेलोज आउट देयर विल हैव राइट टू से हाउ इज़ इट यू प्रिटेंड टू बी फ्रेंच मैन, और अब वो लोग जो आएंगे वो लोग को पास तो हक है कहने का, अच्छा तो तुम्हें फ्रांसीसी कहलाने का, फ्रेंच कहलाने का, फ्रेंचमैन कहलाने का क्या हक है जब तुमको फ्रेंच ही नहीं आता है। एंड येट यू कैन नाइदर स्पीक नॉर राइट योर ओन लैंग्वेज, and you are a Frenchman and you cannot write or read your language. But you are not the worst, poor little friends. इसमें सिर्फ तुम्हारी गलती नहीं, you are not the worst. You are not the worst. See, we all have a great deal to reapproach ourselves with. कि सिर्फ तुम्हारी वजह से नहीं है, हम सब का नाम खराब होगा, हम सब इसमें बुरे माने जाएंगे। Your parents, why see? The reason your parents were not anxious enough to have you learn. तुम्हारे पेरेंट्स को इंटरेस्ट नहीं था इतना कि तुम्हें पढ़ाते। They preferred to put you or work on a farm or the mills so that they can have a little more money. तुम्हारे पेरेंट्स क्या चाहते थे कि तुमको फार्म में भेज दिया जाए, फील्ड में भेज दिया जाए, मिल्स पे भेज दिया जाए, फार्म फील्ड या कहीं भी भेज दिया जाए टू वर्क सो दैट दे कैन हैव मोर मनी। एंड आई, और मेरी बात क्या कर रहे हो, आई शुड ऑल्सो बी ब्लेम्ड। Have I often sent you to water my flowers instead of learning your lessons? और कई बारी मैंने भी अपने गार्डन्स में फ्लावर को वाटरिंग के लिए भेज दिया था तुमको, इंस्टेड ऑफ आस्किंग यू टू लर्न योर लेसन्स, तुमको लेसन्स पढ़ाने की बजाय। एंड व्हेन आई वांटेड टू गो फिशिंग डिड आई नॉट जस्ट गिव यू अ हॉलीडे, और जब मुझे फिशिंग करने का मन होता था तो मैं तो ऐसे ही छुट्टी डिक्लेयर कर देता था। Then from one thing to another, M. Hemal went on to talk about French language, saying that it was the most beautiful language in the world. Of course, सबको अपनी लैंग्वेज अच्छी लगती है, और एक के बाद दूसरी बातें वो कहते गए और उसको रिलेट करते गए, कैसे बताते गए कि फ्रेंच लैंग्वेज कैसे मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है, तो मोस्ट लॉजिकल, द क्लियरेस्ट, वी मस्ट गार्ड इट अमंग अस एंड नेवर फॉरगेट, अपने अंदर हमें इसे बचा के रखना चाहिए और भूलना नहीं चाहिए। बिकॉज व्हेन अ पीपल आर एनस्लेव्ड, एज लॉन्ग एज दे होल्ड फास्ट टू देयर लैंग्वेज, इट इज़ दैट दे हैड द की टू देयर प्रिजन। जब तक, जैसे लोग जब एनस्लेव हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, तो जब तक उन्हें अपनी मिट्टी से जुड़े रहने का, जैसे लैंग्वेज ही है, लैंग्वेज से जुड़े रहेंगे, तब तक उनको इस प्रिजन, इस ताले की चाबी मिलती रहेगी। Then he opened a grammar and read us our lesson, and he then started to read grammar lesson. I was amazed to see how well I understood. और हमारे नैरेटर हैं फ्रेंड्स कहते हैं कि मैं तो बिल्कुल अमेज हो गया था, सरप्राइज हो गया था, मुझे कैसे इतने अच्छे से समझ में आ रहा था। All he said seemed to be so easy, so easy. I think too that I had never listened so carefully, और मुझे भी लगता है कि शायद मैंने कभी carefully सुना ही नहीं, and that he had never explained everything with so much patience, और शायद इतने पेशेंस के साथ उन्होंने कभी पढ़ाया भी नहीं। It seemed almost as if the poor man wanted to give us all he knew before going away. ऐसा लग रहा था कि ये जो बूढ़ा आदमी था, poor man, ये जो दुखी सा आदमी था, ये सब कुछ बता देना चाहता था जाने से पहले जो भी इसे आता था, and to put it into our heads at one stroke,
और ये सोच रहे थे कि शायद एक बार में ही इन लोगों के दिमाग में सारे ग्रामर लेसन्स स्टोर कर दिए जाए। After grammar we had lesson in writing. That day M. Hemal had new copies for us. और इसके बाद राइटिंग के लेसन्स थे, लिखाई जाने वाले थे, कुछ कुछ तो लिखाने वाला था, और उसके लिए बहुत ब्यूटीफुल कॉपीज़ आई थी, मिस्टर एम हेमल लाए थे, और उसमें ब्यूटीफुल कर्सिव राइटिंग में एल्सिस फ्रांस फ्रांस एल्सिस फ्रांस एल्सिस लिखा हुआ था। ये जैसे लग रहा था कोई फ्लैग्स हैं जो हर डेस्क पे स्कूल रूम में फ्लोट हो रहे हैं, जो डेस्क पे हैंग किए गए हैं। You ought to have seen how everyone set to work, how quiet it was। और आप देखने लायक था, ये देखना चाहिए था आपको कि कैसे उस दिन सब लोग अपने अपने काम में थे और ज़रा सा भी आवाज़ नहीं आई थी। सिर्फ एक आवाज़ थी, द ओनली साउंड वॉज द स्क्रैचिंग ऑफ द पेन ओवर द पेपर। जो पेन चल रही थी पेपर के ऊपर, सिर्फ उसका साउंड आ रहा था। वंस बीटल फ्लू इन, एक बार कुछ कीड़े बीटल्स अंदर आए उड़कर, बट नो बडी पेड एनी अटेंशन टू देम, पर किसी ने इस बात पे ज़रा सा भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटलेस्ट वंस हु वर्कड राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक्स एज इफ दे वर फ्रेंच टू। और छोटे से छोटे भी, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दिया, जैसे लग रहा था कि वो भी फ्रेंच थे। और फिर ये नोटिस करते हैं कि छत पे थोड़ा सा कबूतर आ जाते हैं, पिजन्स आ जाते हैं, वो भी बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। और फिर ये अपने आप से पूछते हैं, आई थॉट टू माई सेल्फ, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन इवन द पिजन्स। क्या ये लोग पिजन्स को भी बोलेंगे कि नहीं तुम जर्मन में गाओ। Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair, gazing first at one thing, then at another, as if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. और ये मिस्टर एम हेमल को देखते हैं कैसे वो मोशनलेस अपने चेयर में बैठ के पहले एक चीज़ को फिर दूसरी चीज़ को देखते हैं। ऐसे लग रहा था जैसे सब कुछ वो फिक्स कर लेना चाहते हैं अपने आइज़ में। Fancy, for 40 years he had been there in the same place. काफ़ी अच्छा है, मतलब 40 साल से वो सेम प्लेस में है, with his garden outside the window and his class in front of him। और उनकी क्लास, उनकी गार्डन, सब कुछ यहीं था आज से 40 साल से। कोई पहले दिन की तो बात थी नहीं। Just like that, ऐसे ही। Only the desk and benches had been worn out smooth। सिर्फ बदला क्या, ये जो डेस्क और बेंच है ये क्या हो गए हैं, थोड़े से घिस गए हैं और स्मूथ हो गए हैं। Okay, only the desk and benches had been worn smooth. The walnut trees in the garden were taller। और ये जो walnut trees हैं अब वो क्या हो गए हैं, taller, बड़े हो गए हैं। The hopvine that he had planted himself twined about the window to the roof। और जो hopvine उन्होंने खुद लगाया था वो विंडो से होते हुए रूफ तक पहुंच गए हैं। How it must have broken his heart to leave it all, poor man, to hear his sister moving about in the room above packing their trunks, for they must leave the country the next day। और ये इमेजिन करें कितना बुरा लग रहा होगा इस बूढ़े आदमी को ये सब कुछ छोड़ के जाने में, कितना बुरा लगेगा, क्योंकि इनको सुनाई दे रहा था कैसे इसके ऊपर के रूम में इनकी जो सिस्टर हैं उनका ट्रंक जो है, उनका जो बैग है वो पैक कर रही थी, जिसकी आवाज़ आ रही थी, क्योंकि कल इनको ये कंट्री छोड़नी थी। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट। बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट। उनमें इतनी हिम्मत थी कि हर लेसन वो सुने। आफ्टर द राइटिंग वी हैड लेसन इन हिस्ट्री। अब ग्रामर के बाद राइटिंग लेसन, उसके बाद हिस्ट्री में एक लेसन था। देन द बेबीज चांटेड देयर बे बा बे बू व्हाटएवर द साउंड वाज, दे स्टार्टेड रीडिंग, दे वर साउंडिंग। Down there at the back of the room, old Hauser had put on his spectacles, holding his primer in both hands and spelled letters with them। और जो ओल्ड हाउसर थे उन्होंने वो अपना प्राइमर ओपन किया, बोथ हैंड्स में लिया, दोनों हाथ में पकड़कर, और उनके साथ वो भी स्पेल कर रहे थे, बोल रहे थे, अक्षर बोल रहे थे। यू कुड सी दैट ही टू वॉज क्राइंग, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद इमोशन एंड इट वॉज सो फनी टू हियर हिम दैट वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ एंड क्राई। और आपको पता है वो इतना ज़्यादा था, ही वॉज लाइक क्राइंग, और उनकी आवाज़ में अलग सी कपकपी थी, वॉज ट्रेम्बलिंग, काँप रहा था, ही वॉज शेकिंग। And we wanted to laugh and cry at the same time because it was funny. His voice was very funny, but the situation was very serious. So they wanted to laugh and cry both. How well I remember it, that last lesson. And the narrator is saying, oh, I remember so well that last lesson. All at once the church clock struck 12. At once the church clock struck 12. Then the Angelus, और उसके बाद प्रेयर का टाइम हो गया।
At the same moment, trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our window. और उसी समय जो प्रशियंस थे, जो प्रशियन आर्मी जो उस समय स्टार्टिंग ऑफ द चार्टर में 100 मील के पास प्रैक्टिस कर रहे थे, वो लोग वापस आए और उनकी आवाज़ जो है सुनाई दे रही थी खिड़की के नीचे से जो बज रही थी. Miss M. Hamel stood up very pale in his chair and I never saw him look so tall. वो एकदम सीधे खड़े हो गए एंड ही वॉज वेरी हिज फेस वॉज वेरी डल. पेल मीन्स डल, येलोइश, एकदम पीला पड़ गया था. और वो अपनी कुर्सी से उठ जाते हैं और वो एकदम स्ट्रेट खड़े होते हैं. एंड द नैरेटर सेज, मैंने कभी उनको इतना टॉल नहीं देखा. माई फ्रेंड सेड आई बट समथिंग चोक्ड. ही कुड नॉट गो ऑन. ही सेड माई फ्रेंड्स आई बट समथिंग choked. He couldn't go on. He couldn't speak. वो बोल नहीं पाए. Then he turned to the blackboard, took a piece of chalk, bearing all with all his might, with all his strength, अपनी पूरी ताकत के साथ वो उठे, blackboard की तरफ मुड़े, एक chalk piece लिए, and he wrote as large as he could, जितना बड़ा वो लिख सकते, Vive la France. Then he stopped and leaned his head against the wall. Without a word, he made his gesture to us with his hand. School is dismissed. You may go. Vive la France means long live France. He has written on the board. और फिर भी वो कुछ नहीं बोल पाए, सिर्फ हाथ से उन्होंने गेस्चर दिया कि ठीक है अब जाओ. स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो. स्कूल जो है आज के लिए ख़त्म. आज के लिए क्या, इट वॉज द लास्ट लेसन, सो द स्कूल वॉज ओवर एज अ होल. So he asked the students to go. Now see the important points that you have covered in the chapter. France is afraid of going to school because he had not learned participles. He wants to enjoy the nature beauty, but he resisted. Also what he has seen, the bright sunshine, the birds chirping, okay, the Prussian soldier. Bulletin board was mentioned, all bad news was written there. The changes he noticed, instead of the noisy classroom, it was quiet as it was Sunday. The teacher's dress, the teacher also did not scold him. Villagers were sitting in the last bench and they were there to pay tribute to 40 years service of M. Hamel. Hamel making announcement that it was the last French lesson. Franz realized that he was knowing nothing. He regretted. Also he realizes why the teacher was dressed, why everything was like that. He was very sad because his parents, Mr. M. Hamel realizes that all the three, the child, the parent and he himself is to be blamed why students have not learned their mother tongue. Also he says that mother tongue is the key of prison of slavery. The atmosphere, he was teaching very sincerely. Every student was listening very sincerely. Everybody was writing and doing their work. Okay. Also he thought when he saw the pigeons, he thought that whether they will ask the pigeons to coo in German or not. And thereafter the last when M. Hamel wrote long live France. So all this, the video is getting longer, I know. Short answer questions. See, 2 questions I have written also with the answer. You can go through it. We have seen the chapter. The chapter was quite easy and I hope you understood it. See, short answer question also here. You can pause the video, you can write. Justify the title, the last lesson. Title justification is also given. That's why I have written here as a question. You can just go through it. Okay, now what assignment? Make notes of what you have written. Just note down the important points of the chapter. Keep studying. All this time you can utilize for your study purpose. All the best. See, keep in mind if you are preparing one chapter, you are preparing it for board. So be serious. Thank you so much. Keep supporting, of course. Thank you. Have a nice day.